कि जिस बात की आशंका सुदर्शन न्यूज ने पहले ही जताई थी कि ये जो मसौदा, ये जो एमओयू साइन हुआ है, ये टिक पाएगा या फिर नहीं, जो अब लगभग नहीं टिकता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पश्चिम एशिया में जारी भारी सैन्य संघर्ष इस समय एक अत्यंत विनाशकारी और अभूतपूर्व वैश्विक सामरिक संकट से जूझ रहा है। लेबनान पर इजरायली सेना की निरंतर जारी आक्रामक सैन्य कार्रवाई से आक्रोशित होकर ईरान ने विश्व अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माने जाने वाले हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद कर दिया है। ईरान की ज्वाइंट मिलिट्री कमांड द्वारा सीधे सरकारी टेलीविजन पर किए गए सैन्य फैसले ने पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार और सुरक्षा ढांचे में हड़कंप मचा दिया है। ईरान की रेवोल्यूशनरी फोर्स यानी कि IRGC ने अंतर्राष्ट्रीय जल पोतों को सख्त चेतावनी जारी करते हुए साफ कह दिया है कि इस समुद्री मार्ग से गुजरने वाले किसी भी जहाज की सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी। यह गंभीर टकराव तब और गहरा हो गया जब महज कुछ दिनों पहले ही अमेरिका और ईरान के बीच में शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। उस शांति समझौते की मुख्य शर्तों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाना भी था और लेबनान में सैन्य हमलों को तुरंत रोकना शामिल था। कूटनीतिक समझौते को दरकिनार करते हुए इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अपनी सैन्य कार्रवाई को जारी रखा और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इजरायल अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। दूसरी तरफ इजरायल के वित्त मंत्री बेजालेल स्ट्रोमचिक ने यह भी कहा है कि रणनीतिक रुख अपनाते हुए घोषणा कर दी कि जब तक हिजबुल्लाह पूरी तरीके से हथियार नहीं डाल देता तब तक इजरायली सेना लेबनान में 1 मिलीमीटर भी पीछे नहीं हटेगा। अब इस देखिए, भीषण सैन्य संघर्ष के बीच कूटनीतिक जवाबदेही और शांति की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में अमेरिका और ईरान के बीच अत्यंत महत्वपूर्ण वार्ता होने जा रही थी, जिसमें सबसे पहले लेबनान संकट पर आपातकालीन बैठक बुलाई गई। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में मिडिल ईस्ट के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल थे, जबकि ईरानी दल का नेतृत्व वहां के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कर रहे थे। अब देखिए, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने लेबनान में तत्काल सीजफायर को अपनी प्राथमिकता बताया, तो वहीं ईरान ने भी संघर्ष विराम को अपने एजेंडे का महत्वपूर्ण मुद्दा बताया है। इसी बीच अमेरिका के नेतृत्व ने चेतावनी दी है कि अगर अगले 60 दिनों में कोई ठोस समझौता नहीं हुआ तो भविष्य में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर सुरक्षा खर्च की भरपाई के लिए टोल या फिर भारी शुल्क जो है लगाने पर विचार किया जा रहा है। अब देखिए, सैन्य कार्रवाई और जमीनी संघर्ष में भारी जनहानि की आधिकारिक रिपोर्ट भी सामने आई है। कफर तबनित इलाके में हिजबुल्लाह के रॉकेटों की बौछार और ड्रोन हमले में एक इजरायली सैनिक की मौत हुई है, जबकि तेहर अन्य, और अगर हम इधर की बात करें तो कई सैनिक गंभीर रूप से घायल भी हैं। और हमला उस समय हुआ जब इजरायली सैनिक हिजबुल्लाह की एक बड़ी अंडरग्राउंड सुविधा पर कब्जा करने के अभियान में जुटे थे, जहां इससे पहले भी 4 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके ठीक विपरीत, इसके ठीक इतर देखिए, लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी करते हुए कहा है कि हालिया सैन्य हमले में अब तक 4000 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है और 12000 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब देखिए, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का दावा है कि उनकी सेना आम नागरिक की जान बचाने के लिए दुनिया में सबसे अधिक एहतियात बरतती है। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच भारतीय कूटनीति और सुरक्षा रणनीति सफल रही है, क्योंकि भारत से जुड़े 3 बड़े तेल टैंकर 86 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल और 94 भारतीय क्रू मेंबर्स को लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित पार करके भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। इस बेहद ही संवेदनशील मोड़ पर पूरी दुनिया की नजरें अब स्विट्जरलैंड की आपातकालीन वार्ता और इस सामरिक महासंकट के राजनीतिक परिणामों पर टिकी हुई है। आज हम करेंगे इसी पर चर्चा, क्योंकि अब बहुत जरूरी हो गया है कि ये जो एमओयू साइन हुआ था, अगले 60 दिनों में बातचीत होनी थी, अब इसका आगे क्या होगा। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। कर्नल TPS त्यागी सर जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, बहुत बहुत स्वागत है सर। संजीव श्रीवास्तव सर जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार, सर आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले त्यागी सर आपसे शुरुआत होगी, क्योंकि हमने ये बहुत पहले भी बातचीत के दौरान ये कहा था कि इजराइल लेबनान पर हमले नहीं रोकेगा और ईरान बिना लेबनान पर हमले रुके समझौते में आगे नहीं बढ़ेगा। एक एमओयू साइन हुआ, 2-3 दिन नहीं हुआ, लेकिन अब ये भी टूटने के कगार पर है। क्या होने वाला है आगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अभी इस वक्त। देखिए, जो लोग जन्म से डिसेबल्ड पैदा होते हैं, अंधे, लूले, लंगड़े, उनकी डिसेबिलिटी को फिर बाद में ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस यही हाल यहाँ का भी है और इस पीस, ये जो समझौता हुआ है, इसका भी यही हाल है। इसमें बर्थ डिफेक्ट है। बर्थ डिफेक्ट क्या है?
इन्होंने कहा सॉवरेनिटी ऑफ लेबनान शुड बी मेंटेन। जरा अब इसका मतलब क्या है कि हिजबुल्लाह शुड बी गिवन ऑल प्रोटेक्शन। अब जरा सोच के देखें, हिजबुल्लाह के चार्टर में पहला ही पॉइंट ये है कि यहूदियों को जमीन पर रहने का हक ही नहीं है। हाँ। इनका अस्तित्व खत्म कर देना चाहिए। तो हमास है वो ये कहता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल इज ए रिलीजियस ड्यूटी। जो हुती है वो ये कहता है आई एम ए पार्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस किसका है? ईरान का है। और ईरान क्या कहता है? डेथ टू इजराइल एंड डेथ टू अमेरिका। अब अगर ये उम्मीद करें कि इजराइल उनका कहना मान ले, भाई ये इजराइल की सॉवरेनिटी के बारे में क्यों नहीं कहते? ये कह रहे हैं लेबनान की सॉवरेनिटी रखो, इजराइल की क्यों नहीं? अगर आप इजराइल की सॉवरेनिटी के लिए कह दें, सारा झंझट ही खत्म हो जाए। इसीलिए तो इजराइल का चूंकि अस्तित्व खतरे में है, चारों तरफ से वो मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, इसलिए वो ये एक्शन लेता है। ये तो पहली बात हुई। अब दूसरी बात, इजराइल के सामने प्रॉब्लम क्या है कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऐसी हैं कि जो साउथ लेबनान है, साउथ लेबनान से अगर आप रॉकेट दागते हैं नॉर्थ इजराइल में, तो वो रॉकेट 10-12 मिनट में नहीं जी, वो 10-12 सेकंड में पहुंच जाता है। अब 10-12 सेकंड में नॉर्थ इजराइल एक कॉन्जेस्टेड एरिया है, लोगों को इतना समय भी नहीं मिल पाता कि वो नीचे जाके शेल्टर में शरण ले सके। एक बात। दूसरी बात, जो उनके एफपीवी ड्रोन हैं और जिस ड्रोन के अंदर उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर लगा रखा है, वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का उन पे असर ही नहीं पड़ता। और क्योंकि असर नहीं पड़ता, वो दिखाई नहीं देते। ठीक है त्यागी सर, ये चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ संजीव सर हैं। संजीव सर, डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई से, इस युद्ध से निकलना चाहते थे, बहुत उसने पापड़ बेले, बहुत तरीके से कोशिश की कि निकल जाते हैं। अब लगा कि रास्ता शायद मिल जाएगा, लेकिन अब एक बार फिर से ईरान ने जो शर्तें रख दी हैं कि लेबनान पे हमले रुकने चाहिए, इजराइल मानने को तैयार नहीं है। मतलब हम ये मान ले कि ये जो एमओयू साइन हुआ था डिजिटल तरीके से, अब ये पूरी तरीके से रद्द हो चुका है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि ये रद्द हो गया है। ये रादर इसकी एक शुरुआत है। और ये जो मैं ये मानता हूं कि जो वेस्ट एशिया की जो क्राइसिस में जो बुद्धिमत्ता जो अब दिखाई जा रही है, 8 अप्रैल को पहली बार ऐसा एक स्टेप लिया गया था जिसमें सीज फायर को अनाउंस किया गया था, और फिर दूसरा जो स्टेप है वो एक एमओयू को साइन करके लिया गया। तो ये जो शांति स्थापना की दिशा में ये जो एमओयू है एक स्टेप फॉरवर्ड है, एक अगला कदम है। लेकिन ये शांति की स्थापना पूरी तरीके से मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है यूएस और ईरान के बीच में। और देखिए, ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो अगर अपने पुराने एडामेंट रुख पर कायम रहेगी और यदि वो अपने अप्रोचेस में, अपने व्यवहार में कोई बदलाव नहीं लाएगी, तो मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि ये जो ऐसे कोई भी सहमतियां, कोई भी समझौते, वो हमेशा से उसके ऊपर खतरे रहेंगे। और जैसा कि अभी कर्नल त्यागी साहब ने कहा, बहुत इंसाइटफुली बताया, मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि स्टेट ऑफ इजराइल, जो कि ज्यूज कम्युनिटी का जो मदरलैंड है, उनको उसको रखने का पूरा उनका राइट है। उसके संदर्भ में ईरान की इस्लामिक रिजीम अगर अपने पुराने ही रुख पर कायम रही कि उसको वर्ल्ड मैप से मिटा देंगे और स्टेटहुड को रखने का ज्यू कम्युनिटी को कोई अधिकार नहीं है, इत्यादि इत्यादि, और फिर वो आतंकवादियों को भी ऐसे ही सपोर्ट देते रहेंगे जैसे कि हिजबुल्लाह को भी दे रहे हैं, और हमास और हुती और जितने भी 13 जितने आतंकवादी संगठन है, सभी ये ईरान की इस्लामिक रिजीम के ही प्रॉक्सीज हैं। और ये आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करने वाला सबसे बड़ा राष्ट्र है। पाकिस्तान तो उसके सामने छोटा नजर आता है। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम अगर अपने पुराने रुख पर बार बार जाएगी तो ऐसे में ये डील खतरे में पड़ सकती है। हालांकि मैं अभी ये अवश्य कहूंगा कि क्योंकि ये डील करना ईरान के अपने लिए भी बहुत जरूरी था, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेड और
अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड से ईरान का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत प्रभावित था। तो ये कहना कि सिर्फ अमेरिका के कहने पर डील हुई है, ये बिल्कुल मैं कई मैं असेसमेंट सुन रहा था, मैं बिल्कुल असहमत हूँ। ईरान को मजबूर होना पड़ा है। क्या मतलब मजबूरी मैं समझना चाहती हूँ ईरान की। अब हमने देखा कि अमेरिका और इजराइल अच्छे दोस्त थे, अमेरिका भी इस जंग में कूदा, किस तरीके से लड़ाई हुई शुरू हुआ, लेकिन अब क्या मजबूरी है कि अब अमेरिका ने डील जब हो रही थी तब इजराइल को छोड़ दिया कि इजराइल की जो इच्छा वो अपने देश के लिए करे। हालांकि चेतावनी जरूर दी गई लेकिन इजराइल माना नहीं। बट ईरान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, जानता है कि उसे लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है, अर्थव्यवस्था हिली हुई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है, पैसे आने बंद हो गए, लेकिन स्टिल वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है। कारण क्या? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि अमेरिका ने इजराइल को कभी भी छोड़ा नहीं है और न तो उसको कभी वो छोड़ सकता है। और वर्तमान समय में जो बेंजामिन नेतन्याहू के जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्सन्स हैं, अगले आने वाले समय में वहां पे इलेक्शंस भी आने वाले हैं, अक्टूबर के पहले वो कभी भी हो सकते हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी जो लिक्विड पार्टी है, उनका सबसे बड़ा प्लान यही होगा कि वो आतंकवाद के खिलाफ उनकी जो लड़ाई है 7 अक्टूबर 2023 से जो युद्ध लड़ा है उन्होंने, सबसे बड़ा युद्ध, उसको लेकर के इलेक्शंस पे जाएंगे। तो एक पॉस्चरिंग करने के लिए भी वो हमले कर रहे हैं। ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और मेरे असेसमेंट के मुताबिक अमेरिका इस बात को समझता है। और ये जो इजरायली जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वहां पर भी काफी कंटेस्टेशन रहता है, काफी आरोप प्रत्यारोप रहते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू भी बहुत निशाने पे रहते हैं विरोधी। ओके, तो ऐसे में उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल जो कंपल्सन्स है वो अपनी जगह, वो भी एक कारण है कि जिसकी वजह से इजराइल, मेरे असेसमेंट के मुताबिक आगे भी ये कार्रवाई करता रहेगा। लेकिन दूसरा ये लार्जर अगर लेवल पर भी देखें तो ईरान यदि लेबनान के हिजबुल्लाह को, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, उसके यदि अपना सपोर्ट देता रहेगा तो इजराइल भी लगातार कार्रवाइयां करता रहेगा। और इजराइल जो आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है इजराइल की, वो आगे भी जारी रहेगी। क्योंकि ये जो हिजबुल्लाह का बयान देखिए, अभी हिजबुल्लाह लगातार कह रहा है कि अभी हम इजराइल को नुकसान पहुंचाएंगे, क्षति पहुंचाएंगे, तरीके से उसको टारगेट करने की बातें कर रहा है। तो ऐसे में आप लेबनान को तो कह देते हैं कि लेबनान, स्टेट ऑफ लेबनान, लेकिन जैसा कि अभी त्यागी सर ने कहा, स्टेट ऑफ इजराइल का क्या है, उसके बारे में आपने कोई बदलाव किए? आज स्टेट ऑफ इजराइल का तो आप नाम तक नहीं लेते, आप उसको जर्निस्ट रिजीम कह के पुकारते हैं। तो ये जो नफरत है, यदि आप नफरत पाल के चलोगे और ये सोचोगे कि सब कुछ भला चंगा हो जाएगा, तो ऐसे कैसे भला चंगा होगा? ये तो हमले इजराइल को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल त्यागी सर, क्योंकि अब न सिर्फ इजराइल बल्कि भारत भी आतंकवाद के खिलाफ लगातार लड़ रहा है और पाकिस्तान को चौतरफा जवाब देने में भारत अब सक्षम है। हर तरीके से, हर पटल पर भारत पलटवार भी करता है और हर बार जो है पटखनी भी पाकिस्तान को देता है। इधर इजराइल भी आतंकवाद से लड़ने की कोशिश में है। आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जो देश लगातार काम कर रहे हैं, आखिर उनको किस तरीके से रोका जा सकता है? क्योंकि पूरी दुनिया अब आतंकवाद से त्रस्त है। इकट्ठा मिलकर ही रोका जा सकता है और यही बात है कि G20 की मीटिंग हो, G7 की मीटिंग हो, RIC की मीटिंग हो, SCO की मीटिंग हो, ब्रिक्स की मीटिंग हो, जहां भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाते हैं वहां सबसे पहले ये बात होती है आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना। अब जो आतंकवाद है और जो आतंकवादी है, ये सबसे ज्यादा वेस्ट एशिया में है, या यूं समझ लीजिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज में है। अब उस मिडिल ईस्ट कंट्रीज में करीब करीब एक सिरे पर इजराइल है और एक सिरे के ऊपर भारत है। और हम दो ऐसे देश हैं जो आतंकवाद से बुरी तरह त्रस्त हैं, बुरी तरह ग्रसित हैं। हम दोनों की एक जैसी समस्याएं हैं। अगर इजराइल आतंकवाद से लड़ रहा है तो एक किस्म से वो भारत के लिए भी लड़ रहा है। देखिए, आतंकवाद से निपटने के रास्ते सबसे पहले तो यही है कि सब मिलके इस बारे में काम करें, जीरो टॉलरेंस हो टेररिज्म के लिए। और 2-3 बातें, एक तो ये कि आतंकवाद की घटना का तुरंत जवाब दिया जाना चाहिए, यानी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, क्विक स्ट्राइक होनी चाहिए। मीन्स आतंकवाद से लड़ने के लिए क्विक रिएक्शन टीम होनी चाहिए। मैं बार बार ये उदाहरण देता हूँ कि अगर मेरे घर में बाढ़ आ जाए तो मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि मैं अपना बचाव कैसे करूँ। मैं उससे संविधान की धाराओं का विश्लेषण नहीं करता। आग लग जाए तो मैं सबसे पहले एक्शन लेता हूँ। तो यानी क्विक एक्शन लिया जाना चाहिए, ये नहीं कि हम 20 दिन बाद एक्शन लें। अगर क्विक एक्शन लेंगे तो फिर
आतंकवाद की दूसरी घटना या तो डिले हो जाएगी या शायद होगी ही नहीं। दूसरी बात, एक तो फौज का सिद्धांत है कि कोई भी ऑपरेशन में कमांडर एक होना चाहिए। हमारे यहाँ ज्वाइंट ऑपरेशन होती है और मिलिट्री के अंदर बोलता है सिपाही मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हूँ, वो बीएसएफ का सिपाही बोलता है जी मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम में हूँ, और पुलिस का सिपाही बोलता है जी मैं तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में आता हूँ। अरे कमाल हो गया, तीन तीन मिनिस्ट्री के अंदर तालमेल करना ऐसे समय में जब एक एक सेकंड भारी होता है, बिल्कुल। जब पता नहीं होता कि अगले कदम पे मौत है या नहीं है, ऐसे समय में अगर एक कमांडर होगा तो किसी को इफ या बट करने की पोजीशन नहीं होगी, बिल्कुल। यानी कि जॉइंट ऑपरेशन नहीं सिंगल कमांड ऑपरेशन होने चाहिए। अब मैं एक सवाल बताना चाहता जी हूँ, सर। यहाँ पे सवाल जो शुरू हुआ था वो ये था कि साहब इजराइल को अमेरिका मनाता क्यों नहीं कि वो लेबनान के ऊपर अटैक ना करे। क्या इजराइल पीस एकॉर्ड का हिस्सा था? क्या लेबनान पीस एकॉर्ड का हिस्सा था? और अगर ईरान ये चाहता है कि अमेरिका इजराइल और लेबनान दोनों में ये शर्त रखे कि इजराइल लेबनान पे हमला नहीं करेगा, तो फिर क्या ये शर्त नहीं रखी जानी चाहिए कि जो हमास है, जो यमन में होती है, या जो इराक में उसका मोबिलाइजेशन फोर्स है, या जो सीरिया में उसका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, ये इजराइल पर हमला नहीं करेंगे। अगर यही रखना है तो दूसरी तरफ का भी रखो, तब तो लगता है कि हाँ भाई कोई सॉल्यूशन है, तो वो बैलेंस है। ये तभी मैं कह रहा हूँ कि ये पीस डील जो है इसमें बर्थ डिफेक्ट है, ये जन्म से विकलांग है। मान लीजिए अगर किसी तरह से आज ये मान भी ली गई तो कुछ समय पश्चात किसी न किसी प्रोटेक्ट में ये या तो कमजोर पड़ जाएगी और या टूट जाएगी। ये देख ही लिया हमने आज जरा सी प्रोटेस्ट के ऊपर, लेबनान के ऊपर वो है ईरान ने कह दिया कि मैं हॉर्मुज़ को बंद करता हूँ। जैसे ये घर की जागीर है, एक ताला है कि ताला लगा दिया कि मैं बंद कर। अरे अमेरिका ने चलाया था ना प्रोजेक्ट फ्रीडम, मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट फ्रीडम में अब दूसरे देशों को भी सामने आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल त्यागी सर, आपने एकदम सही कहा कि दूसरे देशों को भी साथ में आना चाहिए, क्योंकि ये ऊर्जा संकट किसी एक देश का नहीं है, ये पूरी दुनिया इससे अब त्रस्त हो चुकी है। आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव सर आपका भी और कर्नल साहब आपका भी। आप लोग बहुत विस्तार से समझाते हैं कि ये जो स्थिति पूरी दुनिया में उत्पन्न हुई है, अब जो चर्चा हो रही है आगे चलकर इसका क्या अस्तित्व होगा। फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।